सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, बेबाक के एक और एपिसोड में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप जानते हैं, मोदी सरकार से ज्यादा खुशकिस्मत सरकार इस दुनिया में कोई नहीं है। सवाल यह होने चाहिए कि लॉकडाउन को लेकर आपने जो घटिया प्लानिंग की, जिसका नतीजा आज गरीब सड़कों पर है। सवाल यह होना चाहिए कि आप जो बातें करते रहे उस पर आपने अमल नहीं किया। मगर हो क्या रहा है? अचानक इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। अचानक इस मुद्दे को निजामुद्दीन के तबलीग के जमात मरकज के बहाने समाज को एक बार फिर दो फाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें कोई और नहीं बल्कि खुद गोदी मीडिया शामिल है, इस देश का मुख्य धारा का मीडिया शामिल है। और तबलीग के मरकज वाले मामले में भी सही सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग तबलीग के जमात मरकज के काम को सही ठहरा रहे हैं वो भी दोषी हैं, और दूसरी तरफ जो लोग इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनका गुनाह तो अक्षम्य है। आज निजामुद्दीन के तबलीग के जमात मरकज से सवाल यह पूछा जाना चाहिए, जब एक अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि 200 से ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकते और बाद में वो आंकड़ा 50 का हो गया था, बावजूद इसके ये समारोह क्यों हुए? नंबर एक। नंबर दो, वहां पर जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, तमाम जो विदेशी मेहमान पहुंचे हुए थे ऐसे हॉटस्पॉट से जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण था, उन्होंने स्वेच्छा से, वॉलंटियरली क्यों नहीं अपनी बीमारी के बारे में बताया या खुद को क्वारंटीन नहीं कराया? या फिर जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जब वो जानते थे कि ऐसे हॉटस्पॉट से ये लोग आ रहे हैं, तो उन पर अंकुश क्यों नहीं डाला गया? मगर मुद्दा वो नहीं है। जो लोग आज की तारीख में तबलीग के मरकज के जो इस पूरे समारोह को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार को बचने का रास्ता दे रहे हैं। कैसे? आपको मैं बताता हूं। आपके स्क्रीन पर मोदी सरकार के द्वारा दिया गया यह बयान, इस बयान को पढ़िए। इस बयान में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमने मध्य जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, यानी कि जो भी लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे उनकी हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, और धीरे धीरे जो ट्रैवल पर हमने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी, आवाजाही पर हमने पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी, और हमने ये कदम दर कदम जो रवैया अपनाया उसका मकसद यह था कि समाज में किसी तरह की अफरा तफरी ना पहुंचे। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और कहां दिया? सार्क के सामने प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। क्या कहा गया? कि हमने मध्य जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। तो सवाल आपको यह पूछना चाहिए था कि अगर आपने मध्य जनवरी से स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी, तो यह जो निजामुद्दीन में समारोह हुआ, इनकी क्या एयरपोर्ट में जांच हुई? और अगर इनकी जांच हुई तो ये लोग भारत में कैसे आ गए? बात यहां नहीं रुकती। आपको एक और सवाल पूछना चाहिए जो आप नहीं पूछ रहे हैं। आपके सामने यह है हेल्थ मिनिस्ट्री का एक बयान। यह बयान कब दिया गया था? तारीख पर गौर कीजिए, 13 मार्च। यह कहा गया कि कोविड-19 इज नॉट अ हेल्थ इमरजेंसी, नो नीड टू पैनिक। यह आपातकालीन जो है एक संकट नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई और नहीं बल्कि हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है। तो आज मैं आपसे सवाल यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस मुद्दे पर अपने सरकार से सवाल किया? और तीसरा सवाल जो आपको पूछना चाहिए, आपके सामने मैप, इस मैप पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जहां पर यह समारोह हुआ उसके बहुत ही पास में हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन है। तो सवाल आपको यह भी पूछना चाहिए कि इतने पास पुलिस स्टेशन था तो पुलिस के नाक के नीचे यह पूरा समारोह हो रहा था, तो यह समारोह हुआ कैसे? और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार भी तबलीग के जमात मरकज को टारगेट कर रही है।
आपको इनसे सवाल यह पूछना चाहिए कि भाई इस इलाके से जो शख्स विधायक है वो तो आप ही के पार्टी से हैं और अमानतुल्लाह खान बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं जो पास की विधानसभा से हैं। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इनसे संपर्क क्यों नहीं साधा कि आप लोग अंकुश लगाएं इन कार्यक्रमों में। यह सवाल आपको पूछने चाहिए। आप लोग बेवजह इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं और दुख की बात यह है कि इसमें मीडिया एक बहुत ही जहरीला किरदार निभा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम और संपादक जुड़ रहे हैं, साथ ही मेरे साथ फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी जुड़ रहे हैं, जिनसे मैं बात करूंगा मीडिया के जहरीले प्रोपेगेंडा के बारे में। मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया कर क्या रहा था। आपकी स्क्रीन पर 4 न्यूज चैनल्स का यह जहरीला प्रोपेगेंडा आप देख सकते हैं। इसमें जिस तरह के बातों की जिक्र यहां पर किया जा रहा है बहुत ही भड़काऊ है। एक शख्स तो यहां पर कोरोना जिहाद की बात कर रहा है और कल ट्विटर पर लगातार यह ट्रेंड करता रहा, कोरोना जिहाद कोरोना जिहाद। मानो यह कहा जा रहा था कि इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया, तबलीग के जमात मरकज ने ऐसे जानबूझकर किया। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा था कि अब तक मीडिया को कोरोना के सही मायनों पर चर्चा करनी थी। उन्हें खुद को भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें मेहनत की जरूरत थी। हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। एक पंडित जी को बिठा दो, एक मौलवी को बिठा दो, आपस में लड़ाओ, बीजेपी के प्रवक्ता को बिठा दो, एक डिफेंस एक्सपर्ट को बिठा दो, मेजर जनरल बख्शी टाइप लोगों को, और बस भिड़ाते रहो एक दूसरों को। मुद्दों से बचने का आप एक बहाना उन्हें दे दो। तो जैसे मैंने बताया, मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी। सबसे पहले अजीत जी का हम रुख करना चाहेंगे और अजीत जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि मीडिया जो ये शर्मनाक प्रोपेगेंडा चला रहा है उसे आप कैसे देखते हैं। अभिसार, देखिए, मुझे 2 बातें कहनी है। एक तो पहली ये कि अगर तबलीगी जमात मरकज में जो कुछ हुआ और जिस ढंग से लापरवाही हुई और जो मौलाना साद हैं उनका जो वीडियो देखा, उसमें जिस ढंग से लगता है कि उन्होंने जानबूझकर या लापरवाही करके या किसी की फिक्र नहीं करते हुए, किसी गाइडलाइन की फिक्र नहीं करते हुए, सब चीज़ को नज़रअंदाज करके दुनिया भर के लोगों का मजमा लगाए रखा। और तब भी लगाए रखा जब दिल्ली सरकार की एडवाइजरी बार बार जारी हुई, चाहे 13 तारीख की एडवाइजरी हो, चाहे 16 तारीख की एडवाइजरी हो, चाहे बाद में ट्रेनें 19 तारीख को बंद होने लगी, उसके बावजूद वहां भीड़ लगी रही। तो उनकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी से वो मुक्त नहीं हो सकते कि उन्होंने लापरवाही बरती। और उसके बाद पुलिस की भी लापरवाही कि वहां से कुछ कदम दूर निजामुद्दीन का थाना क्या कर रहा था अगर हजारों लोग वहां जुटे और जमे हुए थे। लेकिन अब उसके बाद बात आती मीडिया की, जो आपने कहा या जिसकी बात हो रही है कि जिस ढंग से मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो ऐसे मौके के ताक में जैसे होता है कि बाज को, चील को, गिद्ध को अगर नजर लगी हो कि कैसे इसमें हिंदू मुसलमान ढूंढें, उस तरह से जिस ढंग से हो रहा है। और अगर ट्विटर सोशल मीडिया की बात करें तो कोरोना जिहाद और बायो जिहाद ट्रेंड कर ही रहा है। लेकिन मीडिया में भी एक बड़ा तबका अब इसको पूरे धर्म पर थोपने की कोशिश कर रहा है, इसको पूरे इस्लाम पर, कौम पर, उसको उस तरह से ले जा रहे हैं जैसे ये जानबूझकर साजिश हो रही थी। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। और कल रात मैंने किसी बड़े चैनल के नामचीन चेहरे को भी देखा कि क्या भारत को इटली बनाने की कोशिश है, क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या इसके पीछे साजिश है। और व्हाट्सएप पर ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें 16 देशों का जिहाद भारत के खिलाफ। और उसी सर्कुलेशन वाली चीजों को एक डिफरेंट माइंडसेट से मीडिया का एक बड़ा तबका भी फैलाने की अगर कोशिश करता है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे समय में जब देश बड़े संकट में है, उस संकट में कोरोना का धर्म ना देखें और कोरोना के मामले में जो लापरवाही मौलाना साद ने की, उनकी लापरवाही को पूरे इस्लाम और पूरे कौम से जोड़कर ना देखे और मीडिया अगर इसको इस तरफ ले जाता है तो मुझे लगता है मीडिया भी बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है ऐसे मौके पर। ये थे अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार, और अब हम रुख करना चाहेंगे फिल्म निर्देशक और पत्रकार विनोद कापड़ी का। यही सवाल मैंने उनसे किया। जाहिर सी बात है कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक ऐसे वक्त जब देश के सामने एक मानवीय संकट है, तब आप इस तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा अपने समाज में फैला रहे हैं। क्या कहना है उनका, सुनते हैं।
अभिसार ये तबलीगी जमात निज़ामुद्दीन में जो कुछ हुआ उसको लेकर के इसमें कोई शक ही नहीं कि वो बिल्कुल आपराधिक था, लापरवाही से भरा था और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। अब इसमें मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि जो पूरी मीडिया की जो भूमिका है वो मुझे लगता है कि मीडिया पूरी तरह से आईटी सेल के एजेंडे पे काम कर रहा है। जो बीजेपी का आईटी सेल है वो परसों रात से इस तरह से खबरों को पेश करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे पूरा का पूरा ये जो कोरोना वायरस है वो निज़ामुद्दीन मरकज से ही फैला है और उस आईटी सेल के एजेंडा को मीडिया ने लपक लिया है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि मीडिया सरकार की कमियों को उजागर करने के बजाय सिर्फ इस चीज़ पे लग गया है कि कैसे मरकज़ को और मुसलमानों को और बदनाम किया जाए और उसमें भी हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक उसको रंग दिया जाए। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि मीडिया एक दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में मीडिया ने एक सांप्रदायिक एंगल ढूंढ लिया है। पता नहीं मतलब मानव जाति की इतनी बड़ी जो क्राइसिस है, आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि उस दौर में भारत का मीडिया उसमें कोरोना जिहाद ढूंढ रहा था, उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा था और ये सब कुछ हो रहा है जहां तक मुझे लगता है सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं कि कोरोना को लड़ने की लड़ाई में सरकार बहुत नाकाम रही है। हकीकत क्या है कि हम अपनी सरकार को बचने का रास्ता दे रहे हैं। सरकार का फोकस यह होना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर लोगों की मुश्किलों का समाधान करें। आपने जो ये वाहियात प्लानिंग की थी उसी का परिणाम था कि आज की तारीख में इंसान को इतनी तकलीफें हो रहे हैं, मगर हम क्या कर रहे हैं? इसे हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। तबलीग के जमात मरकज भी इस मामले में, अगर वो ये सोचते हैं तबलीग के जमात वाले अपने इस मरकज को सोच के कि उनका कोई भी दोष नहीं है, तो माफ कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको वो 2 सवाल पेश कर चुका हूं, मगर फिर आपको कुछ और सवाल करने चाहिए। याद है आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ताली और थाली बजाइए। अब उसका परिणाम क्या होता है? पूरा देश सड़कों पर उतर आता है, मानो हम वर्ल्ड कप जीत गए थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। इंदौर की यह तस्वीर देखिए, यहां भीड़ सड़कों पर उतर आई है। इस तरह से ये लोग जश्न मना रहे हैं मानो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया और पता नहीं कौन सी खुशी की बात है। भीड़ है पूरी सड़कों पर इस कदर भीड़ है। अब देखिए गुजरात की यह तस्वीर, अहमदाबाद में मानो लोग गरबा का आयोजन इन्होंने कर दिया है। क्या आप जानते हैं, अब इस खबर पर गौर कीजिए, क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अब तक 66 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनमें से सिर्फ इंदौर से 44 लोग हैं। और यह उस शहर का हाल है जिसे एक जमाने में देश का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित किया गया था। अब आप बताइए ना, इसका कारण आखिर क्या हो सकता है? और जब मध्य प्रदेश की बात हो ही रही है तो आप जानते हैं कि किस तरह से जब देश पर कोरोना का संकट बरपा था, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी भीड़ के बीच में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। क्या इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? मैं क्यों ना मानूं कि इंदौर में जिस तरह से भीड़ सामने आई थी मैदान में, यह उसी का परिणाम है? क्या मीडिया यह सवाल कर रहा है? नहीं कर रहा है सवाल। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। नोएडा, जहां मैं रहता हूं, शहर है यह नोएडा। यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नाक का प्रश्न है। यहां पर सीज फायर नाम की एक कंपनी जो है अपने मुलाजिमों के ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाती है कि उनके जो एम्प्लॉइज थे वो कहां कहां गए थे। इनकी कंपनी ने विदेश से एक ट्रेनर आता है, वो कोविड पॉजिटिव होता है। नतीजा क्या होता है? दर्जनों से ज्यादा लोग जो हैं वो पीड़ित हो जाते हैं कोरोना वायरस से। अब इस कंपनी से जो जो लोग उत्तर प्रदेश की जिन जिन जगहों पर गए होंगे वो अपने साथ कोरोना पॉजिटिव वायरस लेकर गए होंगे। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया इस मुद्दे को उठा रहा है? जितनी शिद्दत से हम लोग निजामुद्दीन का मामला उठा रहे हैं, क्या कोरोना वायरस के इस मामले को नोएडा में, जहां एक कंपनी इसके खिलाफ FIR हो चुकी है, क्या हमने इस मुद्दे को उठाया?
इससे हमारी प्राथमिकताओं का क्या पता चलता है, और आप और हम जो आम इंसान हैं, प्राथमिकताओं का क्या पता चलता है, बताइए। अब इस खबर से ज्यादा शर्मनाक खबर क्या हो सकती है। पटना के भोजपुर जिले में मूसहर समुदाय का 8 साल का राकेश अब जिंदा नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी मां उसे रोटी नहीं खिला पाई थी। लॉकडाउन के बाद इन लोगों को एक एक रोटी के लाले पड़ गए थे। क्या इस खबर पर हमने केंद्र या राज्य सरकार को कटघरे में रखा? यह एक ऐसा वक्त है जहां सरकार अपनी जिम्मेदारियों से तो बच ही रही है, पुलिस को मौका मिल गया दमन करने का। अब यह वीडियो देखिए, यह संस्कारी राज्य गुजरात, मॉडल राज्य गुजरात, यहां आप देखिए पुलिस किस तरह से गरीबों के ठेलों को तोड़ रही है जो सब्जियां ले जा रहे थे। देखिए यह वीडियो। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो गरीब सड़कों पर थे या जो अपने ठेले ले जा रहे थे, क्या वो मटर गश्ती के लिए निकले थे? बताइए, क्या ये लोग कानून का उल्लंघन कर रहे थे? और कर भी रहे थे तो ये जो सब्जियां ले जा रहे थे ये आपके और हमारे घरों के लिए तो थी। आप उन्हें कह देते आप चले जाइए, मगर पुलिस का अहंकार देखिए, इन्होंने सब्जियां उनकी सड़कों पर फेंक दी। ये किस तरह का अक्षम्य अपराध है, बताइए मुझे। अब एक और वीडियो सामने उभर कर आया। इस वीडियो पर देखिए किस तरह से तेलंगाना पुलिस 3 पुरुषों को जमीन पर बिठाकर उनके पिछवाड़े पर डंडे मार रही है। आप जानते हैं, कल मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी, एक टीवी के पत्रकार से, और उस पत्रकार ने कहा, आप जानते हैं सर, एक बहुत दुखद बात है कि मेरा न्यूज चैनल मुझ पर दबाव डाल रहा है कि मैं निजामुद्दीन में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को ग्रिल करूं। वो बात सही है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक अन्य न्यूज चैनल के प्रतिनिधि जो है, रिपोर्टर जो है, वो तबलीग के जमात जो ये पूरा मामला है उसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं ये लोग कितने जहरीले हैं। मकसद क्या है? क्योंकि एक बार पाकिस्तान जुड़ गया तो जाहिर सी बात है इस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के तमाम जो एजेंडा है उसका समाधान आ गया, और समाधान तो आ ही गया है। इस घटना की वजह से कहीं ना कहीं मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी असफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि अब पूरी चर्चा जो है इसी के इर्द गिर्द हो रही है। कोई सवाल नहीं कर रहा है असली मुद्दों का। असली मुद्दा क्या है? क्या आप जानते हैं इस मुद्दे पर अब तक गृह मंत्री अमित शाह खामोश हैं? क्या ये किसी को जानने की जरूरत नहीं कि देश के गृह मंत्री इतने बड़े आपातकालीन संकट में उनकी क्या राय है? क्या कोई भी मीडिया हाउस ये सवाल पूछ रहा है कि इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं क्या? कहां? बिल्कुल, आपको याद होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे उस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमित जी खामोश रहे थे। अब पूरी तरह से खामोश है। मैं जानना चाहूंगा क्या वो स्वस्थ हैं? क्या उनकी तबीयत ठीक है? आखिर अमित जी हैं कहां? क्या ये कोई सवाल पूछ रहा है? बताइए। अब इस दूसरी खबर पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन्स पर क्या आप जानते हैं कि 90 टन का एक कंसाइनमेंट जिसमें 50 टन सर्जिकल ग्लव्स थे, इसके अलावा मास्क और तमाम जरूरी चीजें, वो आप जानते हैं कहां गई? वो सर्बिया भेजा गया है। जी हां, आपके सामने एक खबर है जिसमें संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम इस बात की तस्दीक कर रहा है। यूएनडीपी इन सर्बिया, पढ़ के बताना चाहूंगा। द सेकंड कार्गो बोइंग 747 with 90 ton of medical protective equipment landed from India to Belgrade today. The transportation of valuable supplies purchased by Serbian government has been fully funded by the European Union, while UNDP Serbia organized the flight and ensured the fastest possible delivery. इस देश के अंदर हमारे डॉक्टर्स को सर्जिकल ग्लव नहीं मिल रहे हैं, मास्क नहीं मिल रहे हैं। एक खबर, ये एनडीटीवी की खबर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि HLL मेडिकेयर, इसका जिम्मा है हमारे डॉक्टर्स तक सर्जिकल ग्लव्स पहुंचाना। क्या आप जानते हैं सर्जिकल ग्लव्स, मास्क और रेस्पिरेटर्स क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? क्योंकि देश में इस वक्त लॉकडाउन है, देश में कर्फ्यू जैसा माहौल है, लिहाजा इनके लिए ग्लव्स और जरूरी सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। मगर हो क्या रहा है? हमारी सरकार बेलग्रेड, सर्बिया पहुंचा रहा है वही सामान।
क्या आपने यह सवाल अपने सरकार से किया? और जब यह सवाल पूछा गया हेल्थ मिनिस्टर से तो उनका क्या जवाब था आपकी स्क्रीन पर? Our effort is to create logistics in India and to acquire material from other countries. With respect to Serbia, I am not aware of it as of now. यह बात किसी और ने नहीं बल्कि लव अग्रवाल ने कही, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं भारत सरकार में। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, जबकि इस बात की तस्दीक संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। और जाहिर सी बात है, अब इस पर राजनीति भी होनी शुरू हो गई है। इस मुद्दे को कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने भी इस ट्वीट के जरिए उठा दिया है। आज ये तमाम मुद्दे मैं आपके सामने क्यों उठा रहा हूं? मैं आपके सामने मुद्दे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हम बतौर नागरिक अपने कर्तव्यों में फेल साबित हो रहे हैं, असफल साबित हो रहे हैं। जो सवाल हमें सरकार से करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। मीडिया की बात छोड़ो, मीडिया को तो अब एक मौका मिल गया है इस पे हिंदू मुस्लिम करने का। अभी अगले एक हफ्ते भर का इनका एजेंडा रहेगा। मगर आप जो कि नागरिक हैं, आप इस ट्रैप में नहीं फंस सकते। क्यों नहीं फंस सकते? क्योंकि अगर यह मुद्दा हिंदू मुस्लिम होगा, उससे दो दिक्कतें होंगी। पहली बात, समाज में तनाव फैलेगा। आप बताइए, एक ऐसे वक्त जब हर जगह तनाव है, जब हर जगह हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, समाज में तनाव कैसा लगेगा बताइए? और दूसरी बात, हमारी कोशिश क्या रहनी चाहिए? मामले बढ़ रहे हैं, यह जरूरी नहीं है कि 13 और 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ जाती है, गरीबों पर इसी तरह से अत्याचार होते हैं, तो क्या हमें अपनी सरकार को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए? क्या हमें अपनी पुलिस को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए? आप और हम क्या कर रहे हैं? खैर, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपको जो मर्जी करना आप कीजिए, मगर हकीकत मैं बेबाक के जरिए आपके सामने लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।